नमस्कार, करनाला टीवी में आपका स्वागत है। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। रोजगार को लेकर कामोठा के प्रकल्प बाधित लोगों ने की सिडको के स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी से मुलाकात। लेप्टोस्पायरोसिस बीमारी पर अंकुश लगाने के उपाय योजना को लेकर चिंचवन गांव में हुई बैठक। महाराष्ट्र राज्य आंगनवाड़ी की महिलाओं ने निकाला मोर्चा और स्वर्ण दुकानदार आखिरकार पहुंच गया सलाखों के पीछे। शेतकरी कामगार पक्ष के युवा नेता रविंद्र गोवारी एवं के म्हात्रे के नेतृत्व में मंगलवार को एक शिष्टमंडल ने सिडको के स्वास्थ्य विभाग के मुख्य अधिकारी डॉक्टर बाविस्कर से मुलाकात कर कामोठा के स्थानीय युवाओं को रोजगार देने की मांग की। इस चर्चा के दौरान डॉक्टर बाविस्कर ने 15 दिनों के भीतर इस विषय पर कार्रवाई करने की बात कही। सिडको ने जब नवी मुंबई की स्थापना करने का फैसला किया तब यहां के स्थानीय लोगों की जमीनें अधिग्रहित कर प्रकल्प बाधितों को रोजगार देने का आश्वासन दिया था, लेकिन सिडको द्वारा जो वादे किए थे वो वादे खोखले साबित हुए। सालों बीत गए मगर आज भी भूमिपुत्र सिडको से रोजगार की आस लगाए हुए हैं। मंगलवार को कामोठा के शेका पक्ष के युवा नेता रवि गोवारी तथा के म्हात्रे के नेतृत्व में एक शिष्टमंडल ने सिडको के स्वास्थ्य विभाग के मुख्य अधिकारी डॉक्टर बाविस्कर से मुलाकात की और स्थानीय युवाओं को रोजगार देने की मांग की। बहुत देर तक चली इस बैठक के बाद डॉक्टर बाविस्कर ने यह आश्वासन दिया कि 15 दिनों के अंदर 40 से 45 युवाओं को रोजगार दिया जाएगा। ये जो डेलीगेशन आया था वो डेलीगेशन ग्राम पंचायत कमेटी के और जो प्रोमिनेंट लोकल काम करने वाले सोशल वर्कर जैसे लोकल लीडर्स ये आए थे और उनका कहना था कि कामोठा में जो भी सैनिटरी वर्कर्स आएंगे नहीं उनमें से कामोठा गाँव के लोगों को प्रेफरेंस देना चाहिए। तो उनको यही कहा है कि नया जो प्रपोजल बनेगा उसमें गाँव के लोगों को प्रेफरेंस देना, जो भी नए लोग आ जाएंगे उसमें कामोठा गाँव के लोगों को प्रेफरेंस देना। इस विषय पर के म्हात्रे ने इस बैठक के बारे में विस्तृत जानकारी दी। आमच्या कामोठा शहरामध्ये जे आता नवीन वस्ती बसलेली आहे तिथे साफसफाई कामगार किंवा जे मच्छर होते त्यासाठी फवारणीचा जो प्रोग्राम कामाला जी लोक येतात ती गावची लोक डावलून बाहेरची लोक भरली जातात। आम्ही वारंवार इथे सिडको प्रशासनाला म्हणजे स्थानिक अधिकाऱ्यांना सांगतो, पण ते कुठल्या प्रकारची त्याच्यावर नेमकी आम्हाला निर्णय देत नाहीत की तुम्हाला घेऊ किंवा आश्वासन फक्त देऊन आज 2 महिने झाले एक 267 पोरं आमच्या गावची वारंवार सिडको ऑफिसला जातात आणि 3 ते 4 महिने फक्त त्यांना एक टवलाटवली किंवा आश्वासनं देऊन टाळाटाळीचा हा सिडको प्रशासनाचा कारभार चाललेला आहे। तर आज त्याच्यावर आम्ही आमच्या गावकरी ग्रामपंचायतचे स्थानिक लोक आमचे सरपंच ग्रामपंचायत सदस्य व गावातील पब्लिक यांनी असं ठरवलं आहे की या ठिकाणी जे सिडकोचं हे जे मनमानी कारभार चाललेलं आहे ते थांबवण्यासाठी आम्ही एकतर ते कामगारांना बंद करू नाहीतर आम्ही तरी हा काम चालू ठेवणार आहे। साहेबांनी आम्हाला फक्त आश्वासन दिलेलं आहे की येणाऱ्या 15 दिवसामध्ये तुमची साधारण आम्ही 40 ते 45 पोरं ही भरती करतोय। फक्त काय कागदपत्री तांत्रिक ज्या अडचणी असतात त्यासाठी आम्हाला एक 10 ते 15 दिवसाचा तुम्ही अवधी द्या आणि त्या गोष्टी आम्ही मान्य केल्यात की कुठल्याही प्रकारचं कारभार जर करता असेल तर कागदाची पूर्तता करणे हे गरजेचं आहे आणि त्या संदर्भात आम्ही 15 दिवस साहेबांसाठी वेळ दिलेला आहे। इस बैठक के लिए नगराध्यक्ष संदीप पाटिल, सरपंच हेमलता गोवारी, युवा नेता रवि गोवारी, युवा नेता के म्हात्रे आदि गणमान्य सहित स्थानीय नागरिक बड़ी संख्या में उपस्थित थे। लेप्टोस्पायरोसिस की बीमारी पनवेल तालुका अंतर्गत सांगुरली एवं चिंचवन गांव में काफी तेजी से फैल रही है। इस बीमारी पर किस प्रकार अंकुश लगाया जा सकता है, इस विषय पर चर्चा करने के लिए सोमवार को सांगुरली ग्राम पंचायत के सरपंच रविशेठ चोरगे की अध्यक्षता में चिंचवन स्थित मराठी प्राइमरी स्कूल में एक चर्चा सत्र का आयोजन किया गया था। इन दिनों पनवेल तालुका अंतर्गत सांगुरली एवं चिंचवन गांव में लेप्टोस्पायरोसिस की बीमारी तेजी से फैल रही है। इस बीमारी के चलते 2 लोगों ने अपनी जानें भी गंवाई हैं। इस बीमारी पर क्या उपाय करने हैं या इस पर किस प्रकार अंकुश लगाया जा सकता है, इस विषय पर विस्तृत चर्चा करने के लिए सोमवार को चिंचवन स्थित मराठी प्राइमरी स्कूल में एक चर्चा सत्र का आयोजन किया गया था। इस चर्चा सत्र के लिए सांगुरली ग्राम पंचायत के सरपंच रविशेठ चोरगे, उप सरपंच सचिन खुटले, पूर्व उप सरपंच धर्माशेठ मस्कर, आपटा प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर के स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर प्रमोद पाटिल, पंचायत समिति के स्वास्थ्य विस्तार अधिकारी श्री कटारे, ग्राम विकास अधिकारी अनिरुद्ध पाटिल आदि गणमान्यों सहित
ग्राम पंचायत सदस्य, अध्यापक एवं ग्रामवासी बड़ी संख्या में उपस्थित थे। इस अवसर पर पंचायत समिति के स्वास्थ्य विस्तार अधिकारी श्री कटारे ने उपस्थितों को मार्गदर्शन करते हुए लेप्टोस्पायरोसिस जैसी बीमारी को दूर रखने के लिए क्या उपाय जरूरी हैं, इसके बारे में जानकारी दी। लेप्टोस्पायरोसिस हा रोग बाधित प्राणी मुख्यतः उंदीर, डुकरे, गायी, म्हशी, कुत्री यांच्या लघवी वाटे जंतू बाहेर पडतात। हे जंतू 1 वर्षापर्यंत लघवीतून बाहेर पडतात। काही प्राण्यांत आयुष्यभर जंतू शरीरात राहतात। या प्राण्यांच्या लघवीचे दूषित झालेले प्राणी आणि माती, भाज्या यांचा माणसाशी त्वचेशी संपर्क आल्यास, म्हणजेच त्वचेला जखम झालेली असेल पायाला, तर त्याद्वारे आपल्याला हा रोग होतो। जास्त पाऊस पडल्यानंतर ह्या रोगाचे जीवाणू जे आहेत ते पाण्यामध्ये पसरले जातात आणि त्याच्याशी जर का आपला संपर्क आला तर आपल्याला रोग होतो। भात शेती, कचरा येथील प्राण्यांच्या लघवीमुळे दूषित झालेले पाणी यामध्ये काम करताना पायाच्या जखमेमध्ये पसरणारा व लेप्टोस्पायरोसिस या जीवाणूमुळे होणारा आजार आहे। वहीं सरपंच रविशेठ चोरघे ने भी उपस्थितों को संबोधित करते हुए परिसर स्वच्छता की अहमियत के बारे में अवगत कराया। आजची आपण ही सभा अति तातडीची लावली, त्याचा एक विशेष कारण आपण आपल्या घराच्या समोरचा परिसर आपला असो दुसऱ्याचा असो, आपण स्वच्छता हा एक मनात विषय ठेवून आपल्या प्रत्येक माणसाने काळजी घेऊन आपण तो परिसर स्वच्छ ठेवला पाहिजे, हे मी प्रथम आपल्याला नम्रतेने सांगू इच्छितो। आणि आपल्या घराशेजारील कुठे डबक्यात पाणी असेल तर तो पाण्याचा निचरा कसा होईल यावर आपण जास्त भर दिला पाहिजे। तसेच आपल्या शेजारी गटर असेल किंवा सोर्स खड्डा असेल तर तो सोर्स खड्डा जर ह्या पावसाळ्यामध्ये भरला असेल तर तो 1-2 अर्धा तासामध्ये फावडा आणि घमेल घेतला तो साफ होऊ शकतो। तसं प्रत्येक माणसाने ती खबरदारी घेऊन आपला खड्डा साफ करून घ्या आणि शक्य झाल्यास आपल्या गावाची आरोग्य सेवा 100% आटोक्यात आणू शकतो। अपने दादा और पिता के पदचिन्हों पर चलते हुए राजनीति में कदम रखते हुए विधायक मीनाक्षी पाटिल ने अपने राजनीतिक और सामाजिक जीवन में केवल अपने निर्वाचन क्षेत्र ही नहीं बल्कि राज्य के हर विभाग की समस्याओं को सुलझाने के लिए सरकार को विवश किया। ऐसी मृदुल स्वभाव वाली विधायक मीनाक्षी पाटिल का जन्मदिन मंगलवार को समूचे रायगढ़ में बड़े ही उत्साह के साथ मनाया गया। विधायक मीनाक्षी पाटिल एक ऐसा नाम जो आज अलीबाग ही नहीं बल्कि समूचे रायगढ़ में हर जुबान पर है। अपनी मितभाषिता, ममता और समाज सेवा की आदत से मीनाक्षी पाटिल ने हर दिल में जगह बना ली है। दादा स्वतंत्र सेनानी नारायण नागू पाटिल और पिता प्रभाकर नारायण पाटिल के राजनीतिक अखाड़े में पली बड़ी मीनाक्षी पाटिल को जनसेवा भी विरासत में मिली। बचपन से ही स्वतंत्रता संग्राम के किस्से सुन सुनकर बड़ी हुई मीनाक्षी पाटिल ने अपने दादा और पिता के पदचिन्हों पर चलते हुए राजनीति में कदम रखा। शुरुआती दौर में वो अम्बेपुर ग्राम पंचायत की सरपंच बनी। अपने सरपंच पद के कार्यकाल में उन्होंने ग्राम पंचायत में विकास कार्यों को नया आयाम दे दिया और इसी बात को देखते हुए उन्हें जिला परिषद चुनाव में उतारा गया। वहां भी उन्होंने जीत हासिल करते हुए विपक्षी नेता के रूप में प्रभावी रूप से काम किया। उनका राजनीतिक और साहित्य क्षेत्र का लगाव देखते हुए और समाज सेवा की तड़प को देखते हुए उन्हें 1995 के विधानसभा चुनाव में शेका पक्ष की ओर से उम्मीदवारी दी गई। अपने चाचा एडवोकेट दत्ता पाटिल की जीत की परंपरा को आगे बढ़ाते हुए मीनाक्षी पाटिल ने 1995 में जीत हासिल की और वह बंदरगाह विभाग की राज्य मंत्री भी बनी। फिर 1999 के विधानसभा चुनाव में उन्होंने विरोधी कांग्रेस दल के उम्मीदवार को धूल चटाई। इस दौरान 2004 के चुनाव में उन्हें हार का सामना करना पड़ा, लेकिन पराजय से ना डगमगाते हुए उन्होंने अपना सामाजिक और राजनीतिक सफर निरंतर जारी रखा, जिसके फलस्वरूप वो फिर एक बार 2009 में विधायक बनी। अपने अभ्यासपूर्ण भाषणों से विधानसभा के सभागृह में विरोधियों की बोलती बंद करने वाली मीनाक्षी पाटिल ने अपने राजनीतिक और सामाजिक जीवन में केवल अपने निर्वाचन क्षेत्र ही नहीं बल्कि राज्य के हर विभाग की समस्या को सभागृह पटल पर रखकर उसे सुलझाने के लिए सरकार को विवश किया है। उनके मृदु स्वभाव के कारण हर कार्यकर्ता उनमें माँ या बहन की छवि देखता आया है। ऐसे मृदुला मगर समय पर दुर्गा का रूप धारण करने वाली मीनाक्षी पाटिल का 63वां जन्मदिन उनके प्रशंसकों द्वारा समूचे रायगढ़ में बड़े ही उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। पनवेल की जनता और शेतकरी कामगार पक्ष तथा करनाला टीवी परिवार की ओर से भी श्रीमती मीनाक्षी पाटिल को
63वें जन्मदिवस की ढेर सारी बधाइयां। न्यायमूर्ति शेट्टी आयोग के अनुसार वेतन श्रेणी और अन्य मांगों को मंजूर न किए जाने के कारण मंगलवार को महाराष्ट्र राज्य के न्यायालयीन कर्मचारियों ने अनिश्चित काल के लिए काम बंद आंदोलन शुरू किया है। इस आंदोलन को पनवेल बार एसोसिएशन द्वारा भी समर्थन दिया गया है। हाईकोर्ट के आदेशों के बावजूद भी न्यायालयीन कर्मचारियों को न्यायमूर्ति शेट्टी आयोग के अनुसार वेतन श्रेणी और अन्य सुविधाएं न दिए जाने की वजह से मंगलवार से राज्य के न्यायालयीन कर्मचारियों ने अनिश्चित काल के लिए काम बंद आंदोलन शुरू किया है। इस आंदोलन में पनवेल कोर्ट के 75 न्यायालयीन कर्मचारियों ने हिस्सा लेते हुए आंदोलन को समर्थन दिया और कोर्ट के बाहर धरना प्रदर्शन करते हुए न्यायमूर्ति शेट्टी आयोग की सिफारिशों को लागू करने की मांग की। न्यायमूर्ति शेट्टी आयोग को मंजूरी मिलने के बाद सन 2003 में न्यायाधीश और सरकारी वकीलों के लिए आयोग की सिफारिशें लागू की गई, लेकिन न्यायालय में काम करने वाले कर्मचारियों को इस आयोग से मिलने वाली सुविधाओं से वंचित रखा गया, जिसके खिलाफ कर्मचारियों ने हाईकोर्ट में अपील भी की और इस अपील के दौरान 2005 में हाईकोर्ट ने भी शेट्टी आयोग न्यायालयीन कर्मचारियों के लिए लागू करने के आदेश दिए, लेकिन 5 साल बीतने के बावजूद भी शेट्टी आयोग द्वारा की गई सिफारिशों की आपूर्ति नहीं की जा रही है, जिससे न्यायालयीन कर्मचारियों में काफी असंतोष देखने को मिल रहा है। काय न्यायाधीश अधिकाऱ्यांना शेट्टी कमिशन लागू केलं, त्याच्याप्रमाणे आम्हाला पण लागू करावं असं सर्वोच्च न्यायालयाने निकाल दिला। त्या निकालाला सुद्धा 2 वर्ष होत आली। फेब्रुवारीमध्ये आम्ही तसा लाक्षणिक संप केला, पण त्याचा त्यांनी दखल घेतली नाही, म्हणून आता आम्ही बेमुदत संप जसं आमच्या संघटनेने ठरवलं त्याप्रमाणे त्या मागण्या मान्य करून राज्य शासनाने आम्हाला मागण्या मान्य करा म्हणून आम्ही हा आजचा संप पुकारलेला आहे। तो बेमुदत होण्याची शक्यता आहे। पनवेल इथे साधारण 5 न्यायालय आहेत आणि 5 न्यायालयातले संपूर्ण कर्मचारी आज संपावर आहेत। मध्ये अजून काय मागणी तुमच्या पेमेंटच्या संदर्भात आहेत मागण्या। इस आंदोलन को पनवेल के बार एसोसिएशन द्वारा भी समर्थन मिल चुका है। जर ज्युडिशियल ऑफिसर साठी नेमलेला आयोग जर आपण सरकारने मंजूर केला असेल तर कर्मचाऱ्यांचा आयोग का मंजूर करू नये, अगर त्यांना का सुविधा किंवा वेतनवाढ देऊ नये हा वादाचा मुद्दा ठरू नये, तो निश्चितपणे अंमलात यावा। शेट्टी आयोगाच्या सगळ्या सुधारणा त्यांना देण्यात याव्या असं आम्हाला प्रामाणिकपणे वाटतं। त्यामुळे कार्यक्षमता आणि कोर्टाच्या कामकाजाचं व्यवस्थितपणे ऍडमिनिस्ट्रेशन होईल अशी माझी धारणा आहे। आम्ही पनवेल बार असोसिएशनतर्फे त्यांना संपूर्ण पाठिंबा व्यक्त करीत आहोत। वक्त हो चुका है ब्रेक का, कहीं भी मत जाइएगा क्योंकि हम दोबारा हाजिर होते हैं। देखते रहिए कर्नाला टीवी। जनतेचा एकच निर्वाळा बँक असावी तर कर्नाळा। कर्नाळा नागरी सहकारी बँक संपूर्ण कोकण विभागात सहकारी बँकेचा प्रथम क्रमांक मिळवून यशाच्या अत्युच्च शिखरावर आरूढ झालेली, ग्राहकांच्या विश्वासास पात्र असलेली रायगड जिल्ह्यातील एकमेव अग्रगण्य बँक कर्नाळा नागरी सहकारी बँक। केवळ 14 वर्षांच्या काळात यशाची गगनभरारी घेणाऱ्या बँकेच्या ठेवी 255 कोटींच्या वर, स्थापनेपासून रिझर्व्ह बँकेच्या निकषानुसार ग्रेड 1 आणि वैधानिक लेखा परीक्षणात अवर्ग दर्जा कायम राखलेली जनतेच्या विश्वासाची बँक कर्नाळा नागरी सहकारी बँक। भांडवल पर्याप्ततेचे प्रमाण 13.2%, बँकेचा निव्वळ नफा 3 कोटींच्या वर, एनपीएचे प्रमाण 6.19%, मुदत ठेवी अर्थात डिपॉझिट्सवर आकर्षक व्याज। दिनांक 1/8/2011 पासून मुदत ठेवीवरील आकर्षक व्याज दर 15 ते 45 दिवस 5.50%, 46 ते 90 दिवस 6.75%, 91 ते 180 दिवस 8%, 181 दिवस ते 1 वर्ष 8.75%, 1 वर्षाचे वर म्हणजेच 13 महिने ते 2 वर्ष 10.50%, 2 वर्षांचे वर म्हणजेच 25 महिने ते 3 वर्ष 10%, 3 वर्षांचे वर ते 5 वर्षे 9%, ज्येष्ठ नागरिकांसाठी 1% ज्यादा व्याज आणि आपल्या ठेवी 7.5 वर्षात दुप्पट। कर्जासाठी सुयोग्य मार्गदर्शन आणि बँक लॉकर्सची ही सेवा उपलब्ध। त्याचबरोबर वीज ग्राहकांची दगदग मिटविण्यासाठी आम्ही सुरू केले आहे वीज बिल भरणा काउंटर। बँकेने सुरू केली आहे सोने तारण कर्ज योजना, दर साल दर शेकडा 11% व्याजाने। महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव्ह बँक असोसिएशन मुंबईद्वारे बँकेला मिळाले आहे पहिले व दुसरे पारितोषिक। त्यामुळेच बँकेच्या प्रगतीत मानाचा तुरा खोवला गेला आहे। अत्याधुनिक सेवा सुविधांनी सुसज्ज अशा आमच्या शाखा खारघर, नवीन पनवेल, महाड आणि तक्कागाव बँकेच्या यशाचा आलेख सदैव चढता ठेवण्यासाठी कटिबद्ध आहेत आमचे सर्व संचालक आणि आमचे मार्गदर्शक बँकेचे अध्यक्ष माननीय आमदार विवेकानंद पाटील।
माननीय आमदार विवेकानंद पाटील यांच्या उक्तीप्रमाणे अविश्रांत मेहनत आणि प्रामाणिकपणा हे यशाचे गमक या ध्येयाने आपल्या सेवेसाठी तत्पर आहेत बँकेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी तथा सरव्यवस्थापक हेमंत सुताने आणि त्यांचा कर्मचारी वृंद। तेव्हा बँकेच्या विविध योजनांचा लाभ घेण्यासाठी आणि सौजन्यशील सेवेसाठी सोमवार ते शनिवार सकाळी 9:30 ते 1:30 आणि दुपारी 2:30 ते सायंकाळी 6 या वेळेत प्रत्यक्ष संपर्क साधा। आमचा पत्ता कर्नाळा नागरी सहकारी बँक लिमिटेड, रतन मार्केट, पहिला मजला, टपाल नाका, उरण रोड, पनवेल। आमचे दूरध्वनी क्रमांक आहेत 27459111, 27462700 आणि 32983363। जनतेचा एकच निर्वाळा, बँक असावी तर कर्नाळा। कर्नाळा नागरी सहकारी बँक। आपको टाटा या फियाट की कोई नई कार खरीदनी है या फिर आपके कार की सर्विसिंग करानी है तो आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि टाटा मोटर्स आपके लिए लाए हैं फॉर्च्यून कार्स प्राइवेट लिमिटेड। अब पनवेल में भी पुराने मुंबई पुणे हाईवे पर कोलखे विलेज और पलसपा फाटा के पास फॉर्च्यून कार्स का एक और शानदार शोरूम और सर्विस सेंटर। हमारे यहाँ आपको मिलेगी टाटा और फियाट कंपनी की हर प्रकार की कारें, जैसे टाटा की इंडिगो मांसा, इंडिगो सियस, इंडिका, इंडिका विस्टा, सफारी डायको, सुमो विक्टा, सुमो ग्रैंड MK2, जेनॉन और दुनिया में तहलका मचा देने वाली नैनो कार। वही फियाट की पुंटो और लिनिया गाड़ी भी हमारे यहाँ उपलब्ध है। फॉर्च्यून कार्स ने अब शुरू किया है अपना सर्विस सेंटर भी, जहां तजुर्बेकार मैकेनिक्स के जरिए आपके गाड़ी के हर पुर्जे की जांच कर हम आपको प्रोवाइड करेंगे सर्वोत्तम सर्विस। तो देर किस बात की, अपने और परिवार के सपनों को साकार करने के लिए फौरन आइए हमारे पास। आपके सपनों को साकार करने का वादा, फॉर्च्यून कार्स का यही है इरादा। डी-मार्ट, डिस्काउंट आणि दर्जा यांचा मेळ साधणारं डिपार्टमेंटल स्टोअर डी-मार्ट। परिपूर्ण खरेदीचं सर्वोत्तम ठिकाण, स्वस्त, मस्त आणि प्रशस्त वातानुकूलित शॉपिंग सेंटर डी-मार्ट। डी-मार्ट मध्ये आहेत 8,000पेक्षा जास्त वस्तूंच्या व्हरायटीज, धान्य, कडधान्य, ताजा भाजीपाला, स्टेशनरी, कॉस्मेटिक्स, गिफ्ट आर्टिकल्स, भांडी, प्लास्टिक आयटम, फर्निशिंग, त्याचबरोबर जेंट्स, लेडीज आणि चिल्ड्रन्स रेडीमेड गारमेंट सुद्धा। डी-मार्ट, कुटुंबातील प्रत्येकासाठी, प्रत्येकाच्या गरजेसाठी। डी-मार्ट, दररोज डिस्काउंट, दररोज बचत, सकाळी 10 ते रात्री 10, अखंड विनम्र सेवा फक्त डी-मार्ट मध्ये, म्हणजेच डिस्काउंट मार्ट मध्ये। आमचा पत्ता डी-मार्ट, प्लॉट नंबर 1, सेक्टर 9E, सेक्टर 14 समोर, सिडको वॉटर टँक जवळ, रोडपाली गाव रोड, कळंबोली। डी-मार्ट, आजच आमच्या कळंबोली शाखेला भेट द्या आणि खात्री करा। संपर्क नंबर 9167307580, म्हणजेच 9167307580। आमची शाखा नवीन पनवेल मध्येही कार्यरत आहे। डी-मार्ट। क्या आप अपनी पुरानी कार से या घटिया सर्विस से परेशान हैं, या फिर आप मेंटेनेंस पर खर्चा करते करते थक गए हैं? तो अब परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपकी चिंता दूर करेगा नवी मुंबई का सबसे बड़ा कार शोरूम, आपका अपना हुंडई काइजन भव्य कार शोरूम, जहां आपको मिलेगी हुंडई कंपनी की हर प्रकार की कार, जैसे हुंडई सेंट्रो, i10, i20, लेटेस्ट वेरना और एसेंट एग्जीक्यूटिव। हम मानते हैं कि ग्राहक भगवान है, लिहाजा हमारे शोरूम में आए हर ग्राहक को हम मुहैया कराते हैं सबसे अच्छी हॉस्पिटैलिटी, बेहतर सर्विस और ओरिजिनल स्पेयर पार्ट। और हाँ, काइजन हुंडई में आप अपनी पुरानी गाड़ी के बदले पा सकते हैं नई चमचमाती कार। आपकी गाड़ी की हर समस्या को सुलझाकर आपको चिंता मुक्त करने का हम वादा करते हैं। हम बाध्य हैं आपके सपने को हकीकत में बदलने के लिए। तो अवश्य आइए नवी मुंबई के हुंडई कार्स के सबसे बड़े शोरूम काइजन हुंडई में और खरीदिए अपनी मनपसंद कार। आपके जीवन में लाएगी खुशियों की बहार काइजन हुंडई से खरीदी हुई हर एक कार। हमारा पता है काइजन हुंडई, गेट नंबर 33, कोलखे विलेज के पास, पुराने मुंबई पुणे हाईवे पर, पनवेल। हमारे संपर्क नंबर हैं 02261359999, 02261359000।
और 8898066000। काइजन हुंडई। रायगढ़, नवी मुंबई तथा मुंबई में हजारों महिलाएं आंगनवाड़ी में काम कर रही है। तो आइए जानते हैं इन महिलाओं की क्या समस्या थी, क्यों उन्हें निकालना पड़ा मोर्चा। खबर विस्तार से। नवी मुंबई के आंगनवाड़ी में कार्यरत सैकड़ों महिलाओं ने सीबीडी स्थित रायगढ़ भवन तक एक विशाल मोर्चा का आयोजन किया था। इस मोर्चा में सैकड़ों महिलाएं शामिल हुई थी। उनकी मांग थी कि हाड़तोड़ मेहनत किए जाने के बाद भी उन्हें कभी समय पर वेतन नहीं दिया जाता, और तो और आज के तारीख में जितने रुपए आंगनवाड़ी में कार्यरत महिलाओं को तनख्वाह दी जाती है, उससे इस महंगाई के दौर में गुजारा होना मुमकिन नहीं है। लेकिन पर्याय नहीं होने की वजह से लोग विवश होकर आंगनवाड़ी में ही काम कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर आंगनवाड़ी की महिलाओं ने आरोप लगाया है कि महाराष्ट्र सरकार द्वारा लड़कियों के लिए जो इंस्टेंट उपमा दिया जा रहा है वो निम्न दर्जे का है, जिसमें पत्थर वगैरह निकलते हैं तथा इंस्टेंट उपमा को लेने से बच्चियां नकार रही है। इस पूरे मामले पर हमारे प्रतिनिधि ने आंगनवाड़ी में कार्यरत महिला से बात की। तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है आप लोगों को, और क्या वजह है कि आज सारी महिलाएं यहाँ पे एकत्रित हो चुकी है? हमें मेन ये THR का प्रॉब्लम है। ये ऐसी चीज़ है कि गरीब से गरीब भी इसे खाना नहीं चाहता है। ओके। और ये हम बांटते तो वो हमें गाली के साथ रिटर्न आता है। अच्छा, ये जो एक मिनट दिखाइए जरा, इस पे महाराष्ट्र शासन की तरफ से दिया जा रहा है ये, तो इसको किस तरह से पकाया जाता है? क्या इसका बनाने का तरीका कैसा है? ये रेडी टू ईट है, ऐसा है? रेडी टू ईट ही है ये। इसे अच्छा। सिर्फ गर्म पानी में उबालना है और नाश्ते की तरह खाना है। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो प्रोडक्ट सरकार की तरफ से दिया जा रहा है, जितना स्वादिष्ट होना चाहिए, जितना जायकेदार होना चाहिए, उतना स्वादिष्ट और जायकेदार नहीं है, जिसकी वजह से बच्चे जो है इसे एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, नहीं खा पा रहे हैं। यही कहना चाहते हैं आप? हाँ? यही कहना चाहते हैं। और क्या क्या दिक्कतें हैं, क्या क्या समस्याएं हैं आप लोगों की जो यहाँ पे एकत्रित हो चुकी है आप सब? हमें हमारा पेमेंट महीने की 1 तारीख को तो नहीं, हम 10 तारीख को एक्सेप्ट करते हैं, वो 10 तारीख को भी नहीं आता है। वो ये महीने का अगले महीने में, उसके अगले महीने में 2 महीने बाद हमें पेमेंट आता है। अच्छा। और हमें जगह की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। एक सर्विसर मतलब आंगनवाड़ी जो सेपरेट होनी चाहिए वो हम नहीं बना पाते। मुझे अभी तनख्वाह 2500 है, 2550 रुपये है। जब मैं लगी थी तब 1800 रुपये थी। किसने हमें आशा दी ही नहीं है, किसी ने दी नहीं है। हम सिर्फ काम कर रहे हैं। लगभग कितने घंटे आप काम कर लेते हो वहाँ पर? हम 10:30 बजे से 3:30 बजे तक रुकते। सही बात तो 2:30 बजे तक टाइम है। हाँ। लेकिन हम 3:30 बजे तक रुकते। वही इस मोर्चे के आयोजक का कहना था, ये आंगनवाड़ी कर्मचारी है जो सामने दिखती है। हाँ जी। इन लोगों को आंगनवाड़ी केंद्र में लाभार्थियों के लिए THR करके फूड दिया जाता है। ओके। THR का मतलब टेक होम रेशन। ओके। लेकिन इसमें काफी बुरशी रहती है, अड़ी रहती है, कुछ यानी अनवांटेड चीजें रहती है कि जिसकी वजह से उसका इस्तेमाल करना कठिन पड़ता है। अच्छा। इसका स्टॉक बहुत बड़ी मात्रा में लाके आंगनवाड़ी में रखा जाता है और उसको प्रिजर्व करने के लिए कोई रास्ता नहीं रहता, और वो ज्यादा दिन रखने की वजह से वो फिर से खराब हो जाता है। तो हम लोगों का कहना है बच्चों को खाना देना है, ये कुछ ताजा रहना चाहिए, कुछ गर्म रहना चाहिए और रेडी टू ईट रहना चाहिए, यानी बच्चों को परोसना चाहिए। बिल्कुल। ये खाना ये आंगनवाड़ी में परोसा नहीं जा सकता है, घर में जाके बनाना पड़ता है। तो ऐसी चीज दे दो जो बच्चे खाए। अभी असर ये हुआ है कि इतनी मात्रा में जो THR दिया जाता है, ये बच्चे न खाने की वजह से और लाभार्थी के पालक लोग इसका स्वीकार नहीं करते हैं और ये फेंका जाता है। सिस्टम पूरी वो सचिव से लेके मंत्री से लेके नीचे के क्लार्क तक ये लोगों ने ठीक से, जैसे खुद के पेमेंट के बारे में वो सतर्क रहते हैं, उसी तरीके से इन्होंने ये अल्प वेतन वाले लोगों के वेतन पेमेंट के बारे में सतर्क रहना चाहिए। इस तरीके से डेमोन्स्ट्रेशन हम हर प्रकल्प पे कर रहे हैं, हर जिला परिषद पे कर रहे हैं। 12 अक्टूबर को हम लोग 1 लाख महिलाओं का मोर्चा लेके आजाद मैदान पहुंचने वाले हैं। तो सुनवाई तो करनी पड़ेगी। जब लाख लोग खड़े हो जाएंगे तो सरकार को कुछ न कुछ मानना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा। जिस प्रकार आयोजक ने पूरे उम्मीद के साथ कहा कि अगर हमारी मांगे नहीं मानी जाएगी तब हम इससे भी विशाल मोर्चा का आयोजन करेंगे, जिसमें लाखों महिलाएं शामिल होंगी। फिलहाल देखना यह होगा कि सरकारी अधिकारी तक आंगनवाड़ी में कार्यरत महिलाओं की तकलीफों का क्या हल निकलता है।
करनाला टीवी के लिए नवी मुंबई से गोपाल शाह की रिपोर्ट। नवी मुंबई में दर्जनों सार्वजनिक गणेश उत्सव मनाने वाले मंडल है। उन मंडलों ने भगवान गणेश की मूर्तियों का विसर्जन कर दिया है, पर अब दान पेटियों में आए रुपयों को वो गिनने में व्यस्त है। एक नजर खबर पर। नेहरू स्थित शिवसेना पुरस्कृत सार्वजनिक गणेश उत्सव मंडल के लोग भगवान गणेश की मूर्ति को विसर्जन करने के बाद दान पेटियों में डाले गए रुपयों को गिनने में व्यस्त है। हम आपको बता दें कि नेहरू सेक्टर 2 में भक्तों ने दिल खोलकर दान दिया है। कुल मिलाकर गिनते वक्त 40,000 रुपयों की गिनती पहुंच चुकी थी। हमारे प्रतिनिधि ने मंडल के पदाधिकारी रतन मांडवे से बात की। उनसे पूछा गया कि भक्तों द्वारा दान किए गए रुपयों का उपयोग किस काम में किया जाएगा। स्टाफ कलेक्शन रहता है, बैंक का कर्मचारी या स्टाफ सेंट्रल गवर्नमेंट का, उनके जो फॉर्म्स रहते हैं सर्विस के बारे में फॉर्म फ्री में देते हैं। और दूसरी बात, यहाँ पे बच्चों लोग के लिए अनेक प्रकार के कार्यक्रम समझो क्रीड़ा के हो, शैक्षणिक हो, वो हिसाब से माध्यम से ये गणेश उत्सव के माध्यम से हम लोग करते हैं। तो ये आए हुए पैसे क्या किसी जरूरतमंद को दान किया जाएगा, ऐसी कोई व्यवस्था की गई है? जो अगर समझो किसको जरूरत पड़े, एकदम जरूरी है, समझो हम लोग जैसे शिविर करते, कोई भी उपक्रम करने के बाद जो हमारे पास बैलेंस रहते हैं, अगर किसी को कोई हॉस्पिटल में कोई बच्चा है हमारे एरिया का हो या कोई किसी का, तो हमारे पास अगर बैलेंस रह गया दान पेटी में से हम उनको दे देते हैं। वही जब खंजा जी से पूछा गया कि क्या लाखों रुपयों का आंकड़ा पार होगा या नहीं। जा चुके हैं और कितने घंटे और लगेंगे इसमें? तो अभी सब 35,000 के ऊपर हो गए, अभी तो बाकी है। ये फाइनल बॉक्स हो चुका है, इसके और भी आगे चालू है ना अभी। तो आपको क्या लगता है कि 1 लाख का आंकड़ा क्रॉस करेगा? क्या लग रहा है आपको? 40 के तो ऊपर क्रॉस करेंगे। अच्छा, 40 के ऊपर क्रॉस करने वाले हो? हाँ। तो हो सकता है और ज्यादा हो जाए। हम तो यही कहना चाहेंगे कि दर्जनों मंडलों में दान में आए रुपयों का सदुपयोग करे तो मंडलों के साथ साथ समाज का भी कल्याण होगा। करनाला टीवी के लिए किरण पाटिल के साथ गोपाल शाह की रिपोर्ट। सीउड़ करावे में एक ज्वेलर शॉप का मालिक अपने दुकान में ताला जड़कर फरार हो गया था। तो आइए जानते हैं स्वर्ण विक्रेता के भागने के पीछे क्या मंशा थी। सीउड़ स्थित करावे गांव में महालक्ष्मी ज्वेलर्स स्वर्ण विक्रेता दुकान कई दिनों तक बंद नजर आया, जिसकी वजह से करावे गांव के कई लोग परेशान थे। वजह ये थी कि करावे गांव के कई व्यक्तियों ने अपना सोना महालक्ष्मी ज्वेलर्स के मालिक रमेश परिहार के पास गिरवी रखा था। रमेश परिहार सबका सोना लेकर फरार हो जाने की आशंका की वजह से करावे गांव के कई व्यक्तियों ने एनआरआई पुलिस थाने में बेईमानी की शिकायत दर्ज करवाई थी। मौके की नजाकत को देखते हुए एनआरआई पुलिस ने आरोपी रमेश परिहार को आखिरकार राजस्थान से पकड़कर नवी मुंबई लेकर आई। पकड़े गए आरोपी का कहना था कि उसने मुथ्थड़ फाइनेंस में सबके जेवरात गिरवी रखकर रुपए उठाए थे। फिलहाल आरोपी की बातें कितनी सच है, इस बात की जांच सीउड़ पुलिस कर रही है। अब ऐसे में देखना ये होगा कि करावे के लोगों को उनके जेवरात फिर से हासिल होते हैं या नहीं, क्योंकि परिहार के पास से अब तक पुलिस कुछ बरामद नहीं कर पाई है। फिलहाल तहकीकात जारी है। पुलिस अधिकारी का कहना है कि बहुत ही जल्दी पॉजिटिव रिपोर्ट आने की चांसेस है। मैं आपको बता दूं कि फिलहाल मैं इस वक्त एनआरआई पुलिस थाने में खड़ा हूं, जहां पर एक ज्वेलर्स को गिरफ्तार किया है, जिन्होंने कई लोगों के सोने के दागिनों को अपने पास गिरवी रखा था और उसके बाद वो सारे दागिनों को लेकर फरार हो गया। फिलहाल पुलिस परेशान थी कि उस आरोपी को कहां से ढूंढे, लेकिन कड़ी मशक्कत के बाद एनआरआई पुलिस ने उस आरोपी को हिरासत में ले लिया है। फिलहाल पुलिस ये पूछताछ करने पर तुली हुई है कि वो सारे स्वर्ण ज्वेलर्स को कहां पर रखा है। मैं गोपाल शाह, करनाला टीवी न्यूज के लिए। चलते चलते दोबारा नजर डालते हैं खास खबरों पर। रोजगार को लेकर काम उठा के प्रकल्प बाधित लोगों ने की सिडको के स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी से मुलाकात। लेप्टोस्पायरोसिस बीमारी पर अंकुश लगाने के उपाय योजना को लेकर चिंचवन गांव में हुई बैठक। महाराष्ट्र राज्य आंगनवाड़ी की महिलाओं ने निकाला मोर्चा और स्वर्ण दुकानदार आखिरकार पहुंच गया सलाखों के पीछे। आज के लिए बस इतना ही। करनाला टीवी के बारे में यदि आपकी कोई राय या सुझाव हो या आप कोई खबर देना चाहते हैं तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं। हमारा संपर्क नंबर है 27457338। आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।